देखो अपन फ्लैकिनेस इंडेक्स के बारे में देख रहे थे। तो ये इस एग्रीगेट का पार्ट 2 है। तो इसमें फ्लैकिनेस इंडेक्स एंड एलोकेशन इंडेक्स जो है वो अपन IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग अपन बता रहे हैं। देखिए इसमें फ्लैकिनेस इंडेक्स क्या होता है कि जब भी कोई फ्लैकिनेस पार्टिकल जो है वो हमेशा उसकी लीस्ट लिटरल डायमेंशन होती है, वो हमेशा किससे कम होनी चाहिए, 0.6 इंटू मीन डायमेंशन। ठीक है, मतलब मान लो कोई भी एग्रीगेट है, उसकी जो ये साइज है, ये लेंथ, विड्थ और ये इसकी लिटरल डायमेंशन थिकनेस। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ और ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई और ये इसकी ये इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, जो ये थिकनेस है वो हमेशा इसकी क्या है, लेटरल डायमेंशन है, मतलब सबसे छोटी लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। तो इस लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, स्मॉलर देन 0.6 इंटू जो मीन डायमेंशन है उसका, मीन डायमेंशन उसका। मीन डायमेंशन किसकी है, मीन डायमेंशन मतलब जब भी अपन सीव में जो गेज होता है, उस गेज में जो सीव होती है, उस सीव दोनों सीव का जो मीन डायमेंशन है वो है। आई बात समझ में? मतलब जैसे कि एक मैंने 50 mm ले लिया, दूसरा मैंने 40 mm ले लिया। अब इन दोनों का जो एवरेज होगा वही क्या होगा, मीन डायमेंशन होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मीन डायमेंशन अपन यहाँ पे रख लेंगे, इसकी वैल्यू, और अपन क्या निकाल लेंगे, फ्लैकीनेस जो एग्रीगेट है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब फ्लैकीनेस से एग्रीगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो पास हो जाते हैं एग्रीगेट वो तो अपने क्या हो जाएंगे, फ्लैकीनेस एग्रीगेट, और जो रिटेन रह जाते हैं वो उसको अपन क्या कहेंगे, एलोगेंट एग्रीगेट। जो मतलब जो गेज होता है, ठीक है ना, जो इस लेंथ गेज के अकॉर्डिंग अपन, जो लेंथ गेज होता है, लेंथ गेज में अपन उनको एग्रीगेट को डालते हैं, जो एग्रीगेट पास हो जाते हैं उसको अपन फ्लैकिनेस इंडेक्स कहेंगे, और जो एग्रीगेट रिटेन हो जाते हैं उसको अपन एलोंगेटेड एग्रीगेट कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक ठीक है। और अपन कह सकते हैं जो ये अपन इसका टेस्ट करते हैं वो फ्लैकिनेस इंडेक्स टेस्ट कहते हैं इसको। जो फ्लैकिनेस पार्टिकल होते हैं इनको अपन, ये पार्टिकल फ्लैकी है या नहीं है कैसे पता करते हैं, तो फ्लैकिनेस इंडेक्स टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन पता करते हैं। तो ये टेस्ट जो है किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिनकी साइज जो एग्रीगेट है, जिनकी साइज जो है वो अगर लेस देन है 6.3 mm से, उनके लिए अपन ये टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और अपन क्या देखते हैं इसमें, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट sufficient quantity of aggregate must be considered such that 200 pieces of each fraction can be gauged। यानी कि अपन जो है हर टेस्ट में जो है मतलब कम से कम 200 पीस तो लेते हैं ईच फ्रैक्शन में, कितने, एग्रीगेट के 200 पीस। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका। और अपन कह सकते हैं इसका, जो पार्टिकल्स ऑफ ईच फ्रैक्शन आर पास टर्न बाय टर्न थ्रू द रेस्पेक्टिव ओपनिंग ओवर द थिकनेस गेज। मतलब एक थिकनेस गेज होता है अपने पास, इस तरीके से कोई थिकनेस गेज होता है। ठीक है, इस तरीके से थिकनेस गेज होता है, ऐसा डायग्राम होता है थिकनेस गेज का। तो उस थिकनेस गेज पे इनकी साइज लिख रखी होती है, अलग अलग ओपनिंग होती है। ठीक है, इन ओपनिंग से जब अपन क्या करते हैं, इन एग्रीगेट को पास कराते हैं, जो एग्रीगेट पास हो जाते हैं और कुछ एग्रीगेट रिटेन हो जाते हैं। जो पास एग्रीगेट होते हैं, पासिंग एग्रीगेट,
उनका अपन ओरिजिनल वेट जो होता है एग्रीगेट का, उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो पासिंग एग्रीगेट होंगे अपॉन जो ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट होगा उनका मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी उसे अपन फ्लैकीनेस इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लैकीनेस इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए फ्लैकी एग्रीगेट जो होते हैं वो हमेशा 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अपन जब भी कंक्रीट में यूज़ करते हैं तो फ्लैकी एग्रीगेट रहते हैं तो टोटल एग्रीगेट के 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बात, ये पॉइंट सारे आप नोट कर लेना और उसको याद कर लेना अच्छे से। अब अपन चलते हैं देखो, ये है इसका लेंथ गेज, ये देख रहे हो, इसमें अलग अलग सी होती हैं। ठीक है, 63 50 mm ऐसे ऐसे अलग अलग सी होती है, 40 50 40 अलग अलग सी रखी होती हैं। तो उसके बाद अपन एलोंगेटेड एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। एलोंगेटेड एग्रीगेट में क्या होता है, दूज ग्रेटर साइज ऑफ विच इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम ऑफ इट्स मीन साइज। कौन से एलोंगेटेड एग्रीगेट होंगे, जिनकी साइज जो होगी, मतलब यहाँ पर अपन कह सकते हैं जिनकी लेंथ जो होगी, वो लेंथ जो मतलब 1.8 इंटू जो मीन साइज होती हैं उनसे क्या होगी, ज़्यादा। आई बात समझ में। एलोंगेटेड एग्रीगेट होंगे जो 1.8 इंटू मीन साइज जो होगी उनसे ज़्यादा होगी। आई बात समझ में। ठीक है, एलोंगेटेड ऑफ द एग्रीगेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ elongate of the aggregate is measured in terms of parameter elongated index। जब अपन एलोंगेशन निकालते हैं एग्रीगेट का तो उनको किस में मेज़र करते हैं, एलोंगेशन इंडेक्स से। ठीक है, ये अपन परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। अपन कहते हैं दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीगेट हैविंग साइज स्मॉलर देन 6.3 mm। अगर पार्टिकल साइज 6.3 mm से कम है तो उस कंडीशन में अपन एलोंगेटेड एग्रीगेट का टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या होता है, इसमें भी अपन प्रत्येक फ्रैक्शन में क्या लेते हैं, 200 पार्टिकल लेते हैं। 200 पीसेज होनी जरूरी है। आए बस समझ में। इतने तो एग्रीगेट अपने को लेने हैं। और जब भी जो पार्टिकल जो है पास हो जाते हैं कुछ पार्टिकल, और कुछ पार्टिकल जो हैं रिटेन रह जाते हैं। ठीक है, उस लेंथ गेज पे जो रिटेन रह जाते हैं उनका वेट अपन क्या करते हैं, उनका वेट अपन वेट जो है ओरिजिनल वेट के रेस्पेक्ट में उसका वेट परसेंटेज निकाल लेते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एलोंगेशन इंडेक्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैंने जो ये मीन साइज बताई थी, ये मीन साइज जो पिछली कंडीशन में मैंने जो फ्लैकीनेस इंडेक्शन के बारे में बताई थी वो थोड़ी उल्टी है। यहाँ पे मीन साइज जो होगी वो मतलब सीव की मीन साइज होगी। फर्स्ट सीव और सेकंड सीव में जो भी मीन सी जो जैसे कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 ले ली। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे 40 ले ली तो इनका मीन होगा वही क्या है, मीन साइज। तो ये होगा एलोंगेटेड पार्टिकल में। जबकि मैंने बताया था यहाँ पे फ्लैकीनेस पार्टिकल में क्या होता है, फ्लैकीनेस पार्टिकल में फ्लैकीनेस पार्टिकल जो होंगे उसमें जो डायमेंशन होगी वो मीन होगी। मतलब जैसा कि ये पार्टिकल की डायमेंशन होगी लेंथ, विड्थ और थिकनेस टी। तो ये जो मीन होगा यहाँ पे डायमेंशन का मीन होगा L + B + T/3। ये मीन होगा, ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.6 इंटू मीन डायमेंशन होगा उससे। ठीक
ठीक है, वो किससे लेस होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए लीस्ट लिटरल डायमेंशन से। ठीक है, एवं समझ में, ऐसा एग्रीगेट जिसकी थिकनेस जो है वो 3/5 इंटू मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट से कम रहती है तो अपन उसको फ्लैकीनेस एग्रीगेट कहते हैं। आए बात समझ में? ठीक है, और इसमें जो है यहाँ जो है ये लेंथ जो है एग्रीगेट की वो हमेशा 1.8 इंटू मीन साइज ऑफ सीव, जो सीव की मीन साइज होगी उससे ज़्यादा होगी लेंथ, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एलोंगेटेड एग्रीगेट। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, a + b/2 अपन ले लेते हैं, मतलब कोई ये a सीव है, ये b सीव है, इनको अपन 2 से डिवाइड करके 1.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे अपने पास क्या आ जाते हैं, एलोंगेशन एग्रीगेट पता चल जाते हैं। तो एलोंगेशन एग्रीगेट हमेशा रिटेन होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए। टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट होता है कि कुछ जो है एग्रीगेट स्मूथ होते हैं और कुछ रफ होते हैं। जो एग्रीगेट स्मूथ होते हैं ज़्यादा तो उन पे क्या होता है, स्मूथ एग्रीगेट पे जो स्मूथ एग्रीगेट जितने होंगे उन पे क्या होगा, उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया इस रफ, ये रफ है, ये स्मूथ है। स्मूथ एग्रीगेट होगा उसका जो ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो हमेशा रफ एग्रीगेट से कम होगा। आई बात समझ में? क्योंकि मतलब आप देख लो, जब भी अपन ऐसे उबड़ खाबड़ अपन रोड पे जैसे चलते हैं तो अपने को थोड़ी डिस्टेंस, मतलब जैसे कि मान लो ऐसे उबड़ खाबड़ रोड पे अपन चलेंगे तो अपने को डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी, और अपन ऐसे सीधी रोड पे चलते हैं तो अपने को डिस्टेंस, मतलब इसकी लेंथ जो है वो कम होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही केस किस में होता है, स्मूथ और रफ पार्टिकल में। तो मैं कह देता हूँ, जैसे ही रफ पार्टिकल की जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो हमेशा ज़्यादा रहता है स्मूथ पार्टिकल से, इसलिए जो पेस्ट होगा, जो सीमेंट पेस्ट होगा वो हमेशा रफ पार्टिकल पे ज़्यादा कवर करेगा, जबकि स्मूथ पार्टिकल पे कम कवर करेगा। तो स्मूथ पार्टिकल पे जितना कम पेस्ट कवर करेगा तो पीछे जो पेस्ट बचेगा तो वो किस में काम आ जाएगा, लुब्रिकेंट में काम आ जाएगा। जब लुब्रिकेंट में काम आ जाएगा तो उसमें वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी स्मूथ पार्टिकल की। तो हमेशा स्मूथ पार्टिकल जो होते हैं उनकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बचा हुआ पेस्ट जो है वो लुब्रिकेंट में काम कर जाता है एज ए लुब्रिकेंट। जबकि रफ पार्टिकल में क्या होता है, जो पेस्ट है वो सारा का सारा यूज़ हो जाता है कहाँ पे, उसके स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे आके चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, एक हार्ड, मतलब एक कंक्रीट जो है, कंक्रीट तैयार हो जाती है, जिससे क्या वो इजीली जो है वो मूव नहीं कर पाता। ठीक है अपन इसलिए सीमेंट पेस्ट है वो सारा का सारा कहाँ यूज होता है, उसकी बाउंड्री पर। ठीक है, थोड़ा बहुत जो बचता है वो हल्का सा उसमें अपन कह सकते हैं मूवेबल कराने के लिए, या फिर थोड़ी सी स्मूथनेस रह सकती है, जबकि स्मूथ पार्टिकल में बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी होती है। ठीक है, और क्या होता है कि जो स्मूथ पार्टिकल होते हैं, स्मूथ पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी वीक रहती है, मतलब वो इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं कर पाते, जबकि जो राउंडेड जो रफ पार्टिकल होती हैं, रफ पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ जो है, मैं कहूँ अगर इसे कंक्रीट में यूज़ करें तो रफ पार्टिकल की स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगी किससे, जो ये राउंडेड पार्टिकल है उनसे, राउंडेड एग्रीगेट है उनसे हमेशा स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि रफ एग्रीगेट की। ठीक है,
आई बात समझ में यहाँ पे? तो ये हो गया टेक्सचर का। टेक्सचर के बारे में बताया, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। तो इसी में भी जो लिखा हुआ है नोट्स में वो सेम यही जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। अब ग्रेडिंग कैसे करते हैं एग्रीगेट की वो अपन देखते हैं। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट directly governs the workability and strength of concrete in which it is used for construction। ग्रेडिंग जो होती है एग्रीगेट की वो हमेशा उसकी वर्केबिलिटी पे या फिर उसकी स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ पे डिपेंड रहती है, ठीक है ना। तो ये जब भी अपन यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में उसके अकॉर्डिंग अपन ग्रेडिंग लेते हैं। A well graded sample of aggregate result in both workable and strong concrete। मतलब वो वर्केबल भी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। At more is the availability of free cement paste in this case for lubrication and better is the interparticle and bond strength। उसमें थोड़ा lubrication के रूप में पेस्ट भी फ्री रहना चाहिए और बेटर इंटरलॉकिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसे अपन कहेंगे वो एक वेल ग्रेडेड सैंपल है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज डन बाय पार्टिकल साइज ऑफ पैरामीटर्स। और ग्रेडिंग कैसे अपन पता करते हैं एग्रीगेट की, वो अपन एग्रीगेट के जो पैरामीटर्स है वो कौन से होते हैं। एक तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, एक CU होता है और दूसरा होता है CC। इनके बेस पे अपन ग्रेडिंग पता करते हैं, ठीक है ना, CU CC। तो ये CU CC आपने सोयल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, या फिर आप सोयल में देख लोगे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना अच्छे से। तो इसके बेसिस पे अपन ग्रेडिंग करते हैं। तो अभी के लिए आप इतना ही जानो, बाकी CU CC आप सोयल में समझ लोगे। अब आता है साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू 2386 पार्ट फर्स्ट में है। इन सीव एनालिसिस ए पैरामीटर रिफर्ड एज फाइनेस मॉड्यूलस इज डिटरमाइन विच इज यूज टू इंडिकेट द फाइनेस एंड कॉस्टनेस ऑफ एग्रीगेट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। मतलब कि जो साइज ऑफ एग्रीगेट है वो किस टर्म में अपन पता करते हैं, फाइनेस मॉड्यूलस के टर्म में। इसमें क्या होता है, सैंड और एग्रीगेट का फाइनेस मॉड्यूलस सैंड व एग्रीगेट पार्टिकल साइज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फाइनेस कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड CU का उपयोग करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, CU पर जो रुकी हुई मात्रा को जो होता है अपन परसेंटेज को 100 से डिवाइड करने पर अपने को क्या मिल जाता है, फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ एग्रीगेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर अपन कह सकते हैं कि सैंड का फाइनेस मॉड्यूलस 3.2 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका उपयोग सीमेंट कंक्रीट कार्यों में नहीं किया जाता, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है। तो अपन इसमें क्या होता है, जो फाइनेस मॉड्यूलस निकालते हैं उसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि कोई भी कम्युनिटी परसेंटेज है एग्रीगेट का जो अपने को CU पर रिटर्न हो रहा है उसके अपन क्या निकालेंगे, उनको अपन ऐड कर देंगे। कम्युनिटी परसेंटेज जो है उनको ऐड करके उसमें 100 का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनेस मॉड्यूलस आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक बार एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, वैसे तो नहीं समझ में आएगा आपको, तो फिर भी आप ध्यान से समझो, ठीक है ना। तो फाइनेस मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं वो एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ। देखिए
ये सीव साइज है अलग अलग 80 से लेके 150 माइक्रोन तक, ठीक है। इन सीव में क्या होता है, एक तो 80 mm की सीव है, फिर 40 mm की, फिर 20 mm। मैंने 80 mm पे एग्रीगेट डाले, ठीक है। मतलब ओरिजिनल वेट जो है मेरा 200 ग्राम ले लिया, और जो वेट रिटेंड हो रहा है मेरा 20 ग्राम हो रहा है। और मैं जैसे ही इस पे वेट रिटेंड और ओरिजिनल वेट के रेस्पेक्ट में मैं परसेंटेज निकालूंगा, तो वो परसेंटेज कैसे निकलेगा, देखो 20 रिटेंड हुआ मेरा, टोटल मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 200, तो इसका परसेंटेज निकालूंगा, क्या कर दूंगा इंटू 100, ठीक है ना। तो ये 200 से 2 जीरो कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 10%। तो परसेंटेज वेट रिटेंड कितना हो गया 10%। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये 10% आ गया, ये देखो ये 10% आ गया। तो कम्युनिटी परसेंटेज वेट रिटेंड कितना हो गया 10%। अब सेम 40 mm सीव के लिए निकालूंगा, तो ये भी सेम कितना हो जाएगा 40/200, 40/200 इंटू 100, 20%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20%। तो इसका कम्युनिटी रिटर्न कितना होगा, 10 + 20 कितना हो जाएगा 30। ये 10 + 20 कितना आ जाएगा 30, तो ये आएगा 30, ठीक है। कम्युनिटी मतलब जो पहले आया उसको भी साथ में जोड़ दो। और फिर अब मैं 20 mm सीव के लिए निकालूँ, तो कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, वेट रिटर्न कितना आ गया मेरे पास 15 आ गया, 15/200 इंटू 100 क्या आ जाएगा 7.5। तो 7.5 है, ये मेरा परसेंटेज वेट रिटर्न है। तो कम्युनिटी परसेंटेज वेट रिटर्न कितना होगा, इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा, मतलब 30 तक यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसको 7.5 से जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा 37.5। तो ये कम्युनिटी परसेंटेज वेट रिटर्न आ गया। इसी टाइप से अपन आगे भी निकालेंगे। तो इस तरीके से निकालेंगे तो सारे अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो सारी वैल्यू आने के बाद देखो ये सारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, जो कम्युनिटी परसेंटेज वेट है उसको टोटल सम कर दूंगा, उनको टोटल कर दूंगा। ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 542.5, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें मैं क्या कर दूंगा, 100 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फाइनेंस मॉड्यूलस आ जाएगी। अगर मेरे को फाइनेंस मॉड्यूलस निकालना है तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5.4। 5.4 को अपन अप्रोक्सीमेटली 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 5.5 होता तो अपन फाइनेंस मॉड्यूलस 6 लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ गई, फाइनेंस मॉड्यूलस 1 है, तो मेरा जो यहाँ पे जो मैंने ये है इसको x बार लिख लो। तो x बार क्या आएगा, x बार क्या आएगा 150, ठीक है ना। अगर मेरा फाइनेंस मॉड्यूलस 2 है तो मेरा x बार कितना आएगा 200, है ना। x बार कितना आएगा 200, ठीक है। इस तरीके से अपन फाइनेंस मॉड्यूलस निकालते हैं। अब देखो फाइनेंस मॉड्यूलस एक कोई वैल्यू है, फिक्स वैल्यू बता देते हैं। अगर सैंड है तो फाइन सैंड है, उसकी फाइनेंस मॉड्यूलस 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड है 2.6 से 2.9, कोर्स सैंड है 2.9 से 3.9। ये इसका फाइनेंस मॉड्यूलस होता है। सैंड का जो है वो फाइनेंस मॉड्यूलस अगर 3.2 से ज़्यादा हो गया तो अपन इसमें कंक्रीट में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो आज अपन इतना ही देखेंगे। जो नेक्स्ट है वो टेस्ट है, वो सारे टेस्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।